महेंद्र एक कंपनी में जूनियर सुपरवाइज़र था। ये जो कंपनी थी ये सुपरवाइज़रों को बिल्डिंग और फैक्ट्री और पुल और डैम ये सब जो सारी चीज़ें बनाते हैं ना, इन सारी चीज़ों को बनाने के लिए वो सुपरवाइज़र प्रोवाइड किया करती थी, ताकि वो वहाँ पर जा कर के सुपरवाइज़ कर सकें, जो भी काम जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उन सबको सुपरवाइज़ कर सकें। तो महेंद्र की नौकरी जो थी वो साइट पर जो भी एक्टिविटी होती थी उस पर नज़र रखने की थी। उसे अपने हेड ऑफिस के ऑर्डर पर एक जगह से दूसरी जगह जाना होता था। कभी कोल माइनिंग, कभी रेलवे स्टेशन, कभी केमिकल फैक्ट्री, इन सब जगह पर वो एक जगह से दूसरी जगह अपने हेड ऑफिस के ऑर्डर पे जाते रहता था। महेंद्र कुंवारा था, इसलिए उसकी ज़्यादा ज़रूरतें तो थी नहीं। वो अपने आप को सारे हालातों में ढाल लेता था, चाहे वो छोटे से छोटा घर हो या बड़े से बड़ा घर, उन सब जगह पर रहने की उसकी बहुत अच्छी आदत हो गई थी। पर हाँ, उसका एक कुक था, उसका नाम था ईश्वरन। वो उसके लिए खाना बनाता था, उसके कपड़े धोता था और रात में उससे बात किया करता था। तो ये जो कुक था ये महेंद्र का एसेट था। उस कुक का नाम था ईश्वरन। ईश्वर के पास अमेजिंग कैपेसिटी थी खाना बनाने की। वो सारी सब्जियां बना लेता था और खाना बनाने का सामान पता नहीं कहाँ से ले आता था, जबकि वहाँ दूर दूर तक कुछ भी नहीं मिलता था। ना कोई दुकानें थी, ना कोई सब्जी की दुकानें, ना कोई सामग्री की दुकानें। पता नहीं वो कहाँ से सारा सामान ले आता था। और जब वो खाना बनाने बैठता तो वो कुछ ही घंटों में ताज़ा सब्जियों के साथ स्वादिष्ट व्यंजन बना देता था। महेंद्र खाने के साथ साथ सुबह सुबह ही काम पर चला जाता था और साथ में कुछ खाने के लिए भी लेकर जाता। महेंद्र के चले जाने के बाद ईश्वरन छप्पर को साफ करता, कपड़े धोता और प्रार्थना करते हुए नहाया करता था। न जाने कितनी ही बाल्टियाँ पानी वो प्रेयर करते हुए अपने ऊपर डाल देता था। दोपहर के खाने के बाद सुस्ताने के लिए वह तमिल भाषा में एक थ्रिलर सस्पेंस वाली बुक पढ़ा करता था। और ये बुक पढ़ पढ़ करके उसका जो कहानी सुनाने का तरीका था वो बहुत मज़ेदार हो गया था। वो कहानियाँ ऐसे ही सुनाता था जैसे वो थ्रिलर बुक पढ़ता था, उसी स्टाइल में। ईश्वरन का छोटी से छोटी जो इंसिडेंट होते थे उनका उनका जो बताने का तरीका होता था वो बहुत शानदार था। वो कहानी में सस्पेंस, थ्रिलर, कॉमेडी, हॉरर सब डाल दिया करता था। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वो रास्ते से जा रहा हो और उसे कोई पेड़ गिरा हुआ मिले तो वो ये नहीं कहता था कि मुझे पेड़ गिरा हुआ मिलता था। वो कहता कि रोड सुनसान थी, मैं अकेला जा रहा था, सडनली मैंने कुछ देखा, मुझे एक बहुत बड़ा दानव मेरी तरफ बढ़ता हुआ नजर आया। मैं बस वहाँ से मुड़ करके वापस भाग ही रहा था, तभी मैंने देखा कि अरे ये तो एक पेड़ है जो गिर गया है और ये उसकी ब्रांचेस थी जो बाहर की तरफ फैल गई थी। इतना शानदार कहानी सुनाता था वो इसलिए भी था क्योंकि उसकी इमेजिनेशन पावर बहुत तेज़ थी। और महेंद्र था वो बिना टोके बिना रोके उसकी सारी कहानियाँ सुना करता था। एक दिन खाना खाने के बाद ईश्वरन ने महेंद्र को एक हाथी की कहानी सुनाई। उसने बताया कि वो जहाँ से आता है ना, वो टिम्बर के लिए बहुत फेमस जगह है। बड़े बड़े लकड़ी के गट्ठे को हाथियों की मदद से एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता था। और हाथी वैसे भी आपको पता है बहुत बड़ा जानवर होता है, तो हाथी जब जंगली हो जाता था तो महावत के लिए भी उसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता था। ऐसे एक हाथी था, जंगली हो गया था। वो वाली जगह से बच निकला था। वो इधर उधर घूमता रहा, कई बेलें उखाड़ दी, टहनियाँ तोड़ दी। अच्छा, जब वो कहानी सुनाता था ना, तो जैसे वो एक हाथी वाली कहानी सुना रहा है, जब वो हाथी वाली कहानी सुनाया करता था तो वो हाथी जैसे इधर उधर उछलने लगता था कि हाथी ने ये किया, हाथी ने वो किया। हाथी जैसे जैसे उछलता था वो कहानी बताते बताते खुद भी वैसे ही उछलने लगता था। तो वो कहानी आगे बताते हुए बता रहा था कि हाथी अब धीरे धीरे गांव के अंदर घुसने लगा था। उसने सारी दुकानें तोड़ दी थी और उसके बाद सारी दुकानों को तोड़ता हुआ वहीं से मेन रोड जाती थी। तो वो उस मेन रोड से उस गांव के उस जगह के बीचों बीच आ गया था। उस गांव के आसपास जितनी फलों की दुकान थी उसने वो सारी दुकानें तोड़ दी थी। और उसके बाद सीधे घुस गया था वो स्कूल में, क्योंकि स्कूल उस रोड से लगा लगा ही था। तो वो सीधे घुस गया स्कूल में। स्कूल में छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे क्योंकि स्कूल में खेलने का टाइम था। तो जैसे ही वो हाथी उस स्कूल के अंदर घुसा तो सारे के सारे लोग उसे देखकर इधर उधर भागने लगे और स्टूडेंट्स ने अपने आप को क्लासरूम में जाकर के छिपा लिया। सारे टीचर क्या करते, सारे के सारे टीचर भाग करके छत पर चले गए और छत से देखते जा रहे थे कि हाथी ने क्या क्या नुकसान कर रहा है। हाथी ने उनके फुटबॉल के जो गोल पोस्ट रहते हैं उसको उखाड़ दिया, बास्केटबॉल की बास्केट तोड़ दी। कोई उस हाथी को पकड़ भी नहीं सकता था, तो सारे लोग उसे बस देख रहे थे, उस हाथी को सारा नुकसान पहुंचाते हुए। सारी की सारी गलियां सुनसान हो गई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कर्फ्यू लगा हो और कोई रहता ही ना हो उस इलाके में। उस समय ईश्वरन ज़्यादा बड़ी क्लास में नहीं था, वो जूनियर क्लास में था और वो भी छत से ये सारा ड्रामा देख रहा था। तो ईश्वरन ने आगे बताया कि
पता नहीं उससे क्या हो गया था कि उसने एक छड़ी ली और हाथी का पीछा करने लग गया। उस समय हाथी अपने सूंड में एक पेड़ को दबाए इधर उधर घूम रहा था। जब उसका इधर उधर घूम करके हो गया तो उसने वो पेड़ को नीचे पटक दिया और उसको चल दिया। इधर ईश्वरन धीरे धीरे हाथ में छड़ी लिए उसके पीछे जा रहा था। सारे के सारे लोग उसे देख रहे थे। थोड़ी दूर जाने पर ईश्वरन हाथी के जस्ट पीछे खड़ा था। हाथी को समझ में आ गया कि ईश्वरन उसके पीछे खड़ा है। हाथी ने पीछे मुड़ करके देखा तो उसको दिखा ईश्वरन, वो हाथ में छड़ी लिए हाथी की तरफ देख रहा था। हाथी ने ईश्वरन की तरफ देखा और उसकी तरफ आने के लिए तैयारी करने लगा। जब हाथी तैयारी कर रहा था तो ईश्वरन ने बताया कि वो हाथी की तरफ तेजी से बढ़ा और हाथी के अंगूठे के नाखून पर उसने उस छड़ी से ज़ोर से वार किया। जैसे ही ईश्वरन ने उसके अंगूठे के नाखून पर वार किया, हाथी सिर से पैर तक कांप गया और नीचे गिर गया। उसने सिर्फ इतनी ही कहानी सुनाया और इसके आगे कहानी पूरी ही नहीं किया। महेंद्र ने उसकी कहानी ध्यान से सुन रहा था। ईश्वरन ने ये कहानी बीच में ही रोक करके फिर लाइट ऑन करने चले गया। वो लाइट ऑन करके आया और बाकी सारे काम जो वो करने गया था वो सारे काम करके आया। तो जहाँ से कहानी छोड़ा था वो वहाँ से शुरू नहीं किया उसने। ईश्वरन ने आगे बताया कि जानवरों के डॉक्टर को बुलाया गया। 2 दिन के बाद हाथी को महावत अपने साथ ले गया। जब ईश्वरन से पूछा गया कि उसने ऐसे कैसे किया तो उसने बताया कि ये जापानी कराटे जिजुत्सु में महारत हासिल है। उसने ये सब किया है उनकी मदद से। उसे पता है कि नर्वस सिस्टम को पैरालाइज कर दिया जाता है सिर्फ एक वार से। ऐसा कोई दिन नहीं जाता था जब वो कहानी नहीं सुनाता था। उसकी कहानी हॉरर, एडवेंचर, सस्पेंस, थ्रिलर इन सब से भरी रहती थी। स्टोरी चाहे सच हो या झूठ, पर वो सुनाता ही ऐसा था कि कहानी सुनने में मज़ा आ जाता था। एक दिन महेंद्र ब्रेकफास्ट कर रहा था तो ईश्वरन ने उससे कहा कि आज डिनर में कुछ स्पेशल बनाता हूँ, क्योंकि आज उनका ऑस्पिशियस फेस्टिवल था। उनका ये मानना था कि आज के दिन ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग सारे के सारे व्यंजन बनाकर अपने पूर्वजों को अर्पित करना पड़ता है, जिससे उनके पूर्वज खुश हो जाते हैं। इसलिए उसने रात में बहुत टेस्टी खाना बनाया। महेंद्र ने उसे कॉम्प्लीमेंट भी किया, पर उसे क्या पता था कि यह रात उसकी सबसे ज़्यादा डरावनी रात होने जा रही थी। अब शुरू होती है ईश्वरन की लास्ट स्टोरी। ईश्वरन ने महेंद्र को उस जगह के बारे में बताया जहाँ वो लोग रहते थे। उस फैक्ट्री के बारे में ईश्वरन ने महेंद्र को बताना शुरू किया। ईश्वरन ने महेंद्र को बताया कि जहाँ वो इस वक्त हैं वो एक समय कब्रिस्तान हुआ करता था, और जैसे ही वो पहले दिन इस फैक्ट्री में आया था तो उसे एक खोपड़ी दिखाई दी थी, और उसके बाद तो उसे कई बार यहाँ वहाँ हड्डी और खोपड़ी दिखाई देती रहती है। उसने महेंद्र को बताया कि रात में उसने भूत भी देखे हैं, पर उसे उससे डर नहीं लगा क्योंकि वो बहुत बहादुर था। उसने महेंद्र को बताया कि एक बार एक लेडी भूत उसके सामने आ गई थी। उसके बाल उलझे हुए थे, उसका चेहरा सूखा हुआ था, वो बहुत डरावनी दिख रही थी, और उसके हाथ में खोपड़ी भी थी। जिस हिसाब से ईश्वरन ने महेंद्र को बताया, महेंद्र तो अंदर तक कांप गया। उसने ईश्वरन को बोला, तुम पागल हो गए हो क्या? ये भूत वूत कुछ नहीं होता, ये सब मन का वहम होता है। महेंद्र ने तो उसको अपना इलाज करवाने तक की सलाह दे दी थी कि जाओ जाकर के डॉक्टर से अपना इलाज करवाओ, ये भूत वूत कुछ नहीं होता, सब तुम्हारे मन का वहम है। इसके बाद महेंद्र सोने चले गया, पर उसके बाद से महेंद्र को हर रात बेचैनी होने लगी। हर रात वो अंधेरे में देखता कि कहीं कोई हलचल तो नहीं हो रही है, कहीं कोई साया तो नहीं दिख रहा है, कहीं कोई आवाज़ तो नहीं हो रही है। पहले वो क्या करता था, पहले जब फुल मून नाइट होती थी, पूर्णिमा की रात होती थी, वो आकाश के नीचे बैठ करके नए टिमटमाते हुए तारे देखता था और कहानियाँ, कविताएं और उसको अप्रिशिएट किया करता था। पर जब से ईश्वरन ने उसको ये लेडी भूत की कहानी सुनाई थी, उसने बाहर जाना छोड़ ही दिया था। बाहर जाने से वो बहुत डरने लगा था। इस बात को कुछ ही दिन हुए थे कि एक रात महेंद्र सो रहा था और अचानक एक आवाज़ ने उसको उसकी नींद से जगा दिया। वो एकदम से उठ करके बैठा। उसे वह आवाज़ सुनाई दी। उसे पता लगा कि ये उसकी खिड़की के पास से ही आ रही थी। शुरू में उसे लगा कि कोई बिल्ली होगी, किसी चूहे के पीछे भाग रही होगी, इस वजह से वो आवाज़ उस तक आ रही है, पर वह आवाज़ बढ़ती ही जा रही थी। पहले तो उसने खुद को बहुत रोका कि नहीं, मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं देखना होगा कोई भी आवाज़, मुझे क्या करना है। पर धीरे धीरे वो रोने की आवाज़, वो चिल्लाने की आवाज़ तेज़ होते जा रही थी। उसने खुद को रोका नहीं गया। उसने खिड़की से बाहर देखा तो उसे कुछ ही दूरी पर एक अंधेरी धुंधली सी शेप दिखाई दी। उसने हाथ में एक बंडल पकड़ा हुआ था। जैसे ही महेंद्र ने उसे देखा, उसको तो पसीने आ गए और वो हाँफने लगा और जाकर के बिस्तर में जाकर के सो गया। ऐसे वो बहुत देर तक वहाँ सोया रहा, पर फिर कुछ देर बाद उसने खुद को संभाला, उसने खुद को एडजस्ट किया और बाद में उसने खुद सोचा
कि ऐसा वैसा कुछ नहीं है, मैं कुछ दिनों से इसी बारे में सोच रहा हूँ, इस वजह से मेरा साइकोलॉजिकल, मेरा सबकॉन्शियस माइंड मुझे ये सब दिखा रहा है, ये उसकी चाल है, भूत वूत कुछ नहीं होता। और ये सोच करके वह सो गया। अगली सुबह जब महेंद्र दफ्तर जाने के लिए उठा और नहा धो करके तैयार हुआ तो उसके दिमाग से ये सारी चीज़ें चली गई थी। रात में जो कुछ भी हुआ था वो सब भूल गया था। तभी ईश्वरन उसके पास आया और कहा, सर यार याद है आपको, उस दिन मैं आपको उस चुड़ैल की कहानी सुना रहा था ना, जिसके हाथ में खोपड़ी थी? आप मुझ पर बहुत गुस्सा किए थे। कल आपने उसको अपनी आंखों से देख लिया ना। मैंने खुद वो आवाज़ सुनी थी और आपके रूम की तरफ आ ही रहा था तो देखा कि वो आपके रूम में ही है और वो आवाज़ आपके रूम से ही आ रही है। ईश्वरन अपनी बात कंप्लीट कर भी नहीं पाया था कि महेंद्र ने अपने ऑफिस की तरफ भागने में ही भलाई सोची और जाते जाते उसने ईश्वरन को पेपर्स दे करके कि हाँ, किसी भी हालत में ये रूम कल तक खाली करना है। महेंद्र इतना ज़्यादा डर गया था ये वाली कहानी सुन करके कि उसे वो रूम खाली करना पड़ा।